नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। साथियों, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो गए सक्सेसफुली। जम्मू कश्मीर को नया मुख्यमंत्री मिल गया उमर अब्दुल्ला के रूप में। अब ऐसे में बात ये आती है कि जम्मू कश्मीर में जो सीएम बने हैं, क्या ये वाकई में एक्चुअल पावर वाले सीएम हैं या फिर पॉपेट की तरह काम करेंगे? पूरी वीडियो देखिएगा, आपको आज पूरा क्लियर होने वाला है। साथ ही साथ में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 क्या है, उसके तहत क्या कुछ ऐसे प्रावधान किए गए थे जिसके कारण शक्तियों को लिमिट किया गया था, आज हम लोग जानने वाले हैं डिटेल से। अगर स्टेटहुड का दर्जा दोबारा से मिल जाता है जम्मू कश्मीर में, तो फिर जम्मू कश्मीर में क्या कुछ चेंजेस होंगे, तब इनके पास कितनी पावर्स आ जाएंगी, अभी कितनी पावर्स हैं, ये सब हम लोग जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो इन तक जरूर देखना वीडियो ऐसी, और अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब रहेगा तभी नोटिफिकेशन जाएगा आने वाली वीडियोज का। शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हो, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से दोबारा ये सीएम पद की शपथ लिए हैं। अंतर बस इतना था कि पिछली बार जब ये सीएम पद की शपथ लिए थे 2009 में, 2009 से लेकर के ये 2014 तक वैसे ये सीएम रह चुके हैं इससे पहले भी, लेकिन 2009 में जब सीएम पद की शपथ लिए थे तब अंतर ये था, तब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट की शपथ ली थी। इस बार जब ये शपथ ग्रहण किए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया की ये शपथ लिए हैं। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, अपने आप में भी एक मतलब गर्व का पल था। जितने लोग भी देख रहे थे, सुन रहे थे, उन सबके लिए, इनके लिए भी खैर होगा ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की शपथ लेते हुए। खैर, इन्होंने हालांकि अपने मैनिफेस्टो में जो जो चीजें बताई थी, आर्टिकल 370 को बहाल करने की, वो भी अभी हम लोग आगे बात करेंगे ही। तो कुल मिलाकर के जो वहां के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, उन्होंने इनको शपथ दिलाई पद और गोपनीयता की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया के तहत। पहले क्या होता था कि जम्मू कश्मीर का एक अलग अपना संविधान हुआ करता था, वहां की अलग अपनी नागरिकता हुआ करती थी, और इस वजह से जो भी सीएम बनता था वो वहां के स्टेट की नागरिकता के हिसाब से, स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से शपथ ग्रहण किया करता था। तो पहले कार्यकाल में तो वहां के, दूसरे कार्यकाल में अब भारत की तरफ से ये शपथ लिए हैं। उमर अब्दुल्ला दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, और जम्मू कश्मीर जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है तब से पहले मुख्यमंत्री ये बन रहे हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि 2019 में जब से जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया लद्दाख के साथ, तब से वहां पर चुनाव नहीं हुए थे, पहली बार चुनाव हुए, और इसलिए पहला मुख्यमंत्री मिला यूनियन टेरिटरी के रूप में। और अभी चुनाव हुआ तो इस बार नतीजा कुछ यूं रहा। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके अनुसार जब चुनाव हुआ जम्मू कश्मीर में तो नतीजे कुछ इस प्रकार से रहे। 42 सीटें जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने, यानी कि उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने जीता है। इनकी पार्टी का पूरा नाम है JKN, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। कभी कभी NC भी लिखा रहता है, तब भी आप वही समझिएगा। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई बीजेपी, जिसने 29 सीटें जीती। INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने यहाँ केवल 6 सीटें जीती। हालांकि JKPDP जो है, महबूबा मुफ्ती वाली पार्टी, केवल 3 सीटें रही। JPC की 1 और बाकी की इंडिपेंडेंट की 7 सीटें रही। तो टोटल 90 सीटें वहां पर हैं, और उनका ये ब्यौरा था। अब हम लोग बात करेंगे, जब ये सीएम बन गए हैं तो इनका पावर क्या होगा, इसको हम लोग जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात कि दोस्तों, टेक्स्ट बुक का कामयाबी एक्सप्रेस सेल चल रहा है, और 622 रुपए में आप मात्र प्राप्त कर सकते हो टेक्स्ट बुक पास प्रो। ईयरली पास प्रो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब प्राइजेस बढ़ ही जाएंगे, तो अब 622 हो गए हैं। अगर आप MGT कूपन कोड यूज करते हैं तो, अगर वो भी नहीं यूज करते हैं तो 699 आपको पे करना पड़ेगा। तो 12% डिस्काउंट पाने के लिए आप ये ले सकते हैं। अगर आपको, जिनको बहुत जरूरी है मॉक टेस्ट देना, वो जरूर इसको लें, प्रेफर करें। टॉपिक पर वापस आते हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर के सीएम के रूप में उमर अब्दुल्ला ने तो शपथ ली ही ली, साथ ही साथ में 5 और मंत्रियों ने शपथ ली। टोटल 6 लोगों ने शपथ ग्रहण की, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के द्वारा यहाँ पर दिलाई गई शपथ। इसमें सुरेंद्र चौधरी को बनाया गया है डिप्टी सीएम, ये बात भी आप ध्यान रखना। साथियों, आर्टिकल 370 को दोबारा से बहाल करना वहां एक बड़ा मुद्दा रहा, और इस मुद्दे पर वहां की जितनी भी पार्टियां थी, क्षेत्रीय पार्टियां, वो लड़ रही थी चुनाव। चाहे वो कांग्रेस की ही क्यों ना हो पार्टी, वो भी चुनाव लड़ रही थी, बस बीजेपी वगैरह को छोड़ करके। बाकी सबका ये मानना था कि अगर सरकार बनेगी तो 370 को बहाल करेंगे, मतलब दोबारा से लागू करेंगे। साथ ही साथ बाकी की जो भी घोषणाएं थी, अब सरकार बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो हम लोग इनकी घोषणा पत्र को देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या वादे किए थे। एक्चुअली में इन्होंने 12 गारंटी की घोषणा की थी, और उन 12 गारंटियों में से जो मेन है, इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घोषणा पत्र में अपने लिखा था कि अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली करेंगे। अब इसको हम लोग डिटेल में आगे समझने वाले हैं कि क्या है ये दोनों। पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे,
इसके अलावा देखो पूर्ण राज्य का दर्जा तो बीजेपी भी कह रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि वहां पर पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, मतलब केंद्र सरकार भी कह रही है कि पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, तो इसमें कोई वो नहीं था, ये तो मिलना ही मिलना है। ये वाले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जायज ठहराया इस आर्टिकल 370 को रिमूव करना। और केंद्र सरकार जो है ये भी कह रही है कि कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं दोबारा से लागू कर सकता है, वो अब हट गया तो हट गया। लेकिन इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि हम हटाएंगे, हटा पाएंगे कि नहीं हटा पाएंगे, इनके अंदर कितनी पावर है इसको हम लोग आगे देखेंगे। पाकिस्तान से पीछताक की बात इन्होंने की है, क्योंकि भाई राज्य है ठीक है, अलग देश है लेकिन पड़ोस में है, तो फिर ये थोड़ा सा मुद्दा उठाएंगे, सरकार पर प्रेशर डालेंगे कि जिससे व्यापार वगैरह के लिए ओपन किया जाए बॉर्डर्स। राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग इन्होंने की थी कि हम ये करवाएंगे। पीएसए यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट को निरस्त करेंगे। पब्लिक सेफ्टी एक्ट वहां पर चलता है पुनर्गठन अधिनियम के तहत, और उसको निरस्त करने की बात कर रहे हैं। 1 लाख नौकरियां पैदा करना, कश्मीरी पंडितों को ससम्मान वापस बुलाना, ये भी इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था। 200 यूनिट बिजली मुफ्त करने की बात इन्होंने की थी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के परिवारों की महिला मुखिया को 5000 रुपए। इसके अलावा एक साल में 12 एलपीजी सिलेंडर वगैरह, मतलब कि जैसे बाकी के गवर्नमेंट करती हैं, बाकी वो भी इनकी घोषणा पत्र में था। लेकिन इंपॉर्टेंट बड़ा मुद्दा ये था कि आर्टिकल 370 और 35A इसकी बहाली करवाएंगे। अब पहले समझिए आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 था क्या और 35A था क्या, इससे रहने से क्या होता था और इसके हट जाने से अब वहां पर क्या होता है, इसको समझ लीजिए, फिर आते हैं यहां पर। तो देखिए बिफोर आर्टिकल 370 मतलब कि जब नहीं रिमूव किया गया था, जब था, उसके तहत क्या था, उसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। उसके लिए कुछ विशेष शक्तियां उसको प्राप्त थी। विशेष शक्तियां जैसे जैसे ड्यूअल सिटीजनशिप, वहां के जो नागरिक रहते थे उनको दोहरी नागरिकता मिलती थी, एक जम्मू कश्मीर स्टेट की और एक भारत की नागरिकता। इसके अलावा सेपरेट फ्लैग ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का एक अलग से अपना झंडा था, जैसे अपना तिरंगा था ऐसे वहां का अलग से अपना झंडा था। और नो रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज सच एज सिख एंड हिंदू, सिख और हिंदू के लिए वहां पर कोई रिजर्वेशन वाला सिस्टम नहीं था। स्पेशल पावर था एक्साइज बाय द स्टेट, स्टेट के पास स्पेशल पावर थी। फाइनेंशियल इमरजेंसी वहां पर नहीं लगती थी। ड्यूरेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 6 ईयर का हुआ करता था, 6 साल का होता था ड्यूरेशन लेजिस्लेटिव असेंबली का, इसलिए उनका उमर अब्दुल्ला का पहला जो इससे पहले था वो 2009 से 2015 तक था। इसके अलावा इंडियन सिटीजन्स कैन नॉट बाय लैंड और प्रॉपर्टी इन जम्मू कश्मीर, भारतीय जो नागरिक थे मतलब उस राज्य के अलावा जो और किसी राज्य के नागरिक हुआ करते थे वो जम्मू कश्मीर में जाकर के लैंड और प्रॉपर्टी नहीं ले सकती थी। इफ ए वीमन फ्रॉम जम्मू कश्मीर मैरिज आउट ऑफ द स्टेट शी वुड लॉस द सिटीजनशिप ऑफ द स्टेट, अगर कोई कश्मीरी महिला किसी अन्य राज्य के भारतीय अन्य राज्य के किसी व्यक्ति से शादी कर लेती थी तो उसके और उसके बच्चों का जो कश्मीर के स्टेटहुड का नागरिकता जो थी वो भी खत्म हो जाती थी, और सिटीजनशिप वहां की खत्म हो गई तो मतलब वो दूसरे ही राज्य की हो गई, मतलब कि वो भारत की हो गई। ठीक है, उसके पास डुअल सिटीजनशिप नहीं रह जाएगी, खास करके मतलब कश्मीर की नहीं रह जाएगी। राइट टू एजुकेशन नहीं था, राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं था, पंचायत नहीं था कोई राइट, पंचायतों के पास कोई अधिकार नहीं हुआ करते थे। लेकिन जब आर्टिकल 370 और 35A ये रिमूव कर दिया गया उसके बाद से क्या चीजें हुई, इसके बाद सिंगल सिटीजनशिप मतलब एक नागरिक भारतीय नागरिक केवल, चाहे जम्मू कश्मीर के हो चाहे यहाँ के हो। वन कॉमन ट्राइकलर फ्लैग, एक झंडा एक तिरंगा अपना भारत का। 16% रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज, हिंदू और सिख वहां पर माइनॉरिटी हो उनके लिए 16% रिजर्वेशन किया गया। नो स्पेशल पावर, कोई स्पेशल पावर नहीं दी गई, बाकी राज्य की तरह उनके पास भी पावर रहेंगी। फाइनेंशियल इमरजेंसी विल बी एप्लीकेबल, वहां पर भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकेगी। अब ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज द 5 ईयर, 5 साल का होगा, बाकी राज्यों की तरह वहां पर भी विधानसभा का ड्यूरेशन। पीपल्स फ्रॉम अदर स्टेट विल नाउ बी एबल टू डू, मतलब कि वहां पर भी अब जो बाकी राज्यों के हैं व्यक्ति हैं जमीन ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं बाकी की तरह। इसके अलावा नाउ ए विमेन स्टिल रिटेन ऑल राइट एंड इंडियन सिटीजनशिप इफ शी मैरिज आउट ऑफ द स्टेट, अगर वहां की अब महिला कहीं अदर राज्य में किसी से भी अगर शादी करती विवाह करती है तो उसके पास सारे अधिकार बने रहेंगे जैसे थे। और बाकी राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन ये एप्लीकेबल है। पंचायत जो है ये सेम राइट इन द अदर स्टेट, जैसे अदर राज्यों के पास पंचायतों के पास जो अधिकार थे वो वहां पर भी होंगे। अनुच्छेद 35A के तहत क्या था कि जम्मू कश्मीर विधानसभा को वह राज्य में अस्थायी निवासियों को परिभाषित करता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की कोई महिला किसी कश्मीर से विवाह करती है अगर गैर कश्मीर से, तो उसके राइट खत्म हो जाते हैं, ये 35A में ही कहा गया था।
तो ये राज्य सरकार को अपने राज्य के निवासियों के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार देता है। तो ये सब अनुच्छेद 35A के तहत ही था, तो दोनों को मिला करके हटाया गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लाया गया। 5 अगस्त को वो ऐतिहासिक दिन था जब 70 सालों के बाद हटाया गया 370 अनुच्छेद 370 5 अगस्त 2019 को रिमूव किया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम ऑफिशियल रूप से 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ, मतलब इसे ऑफिशियल केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कुछ इस प्रकार से मैप जारी किया गया। यहाँ पर कहा गया कि ये वाला हिस्सा जो है, अब एक्चुअली में यहाँ पर पीओके वाला पार्ट है और पीओके अभी पर तो भारत के अधिकार में नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर आएगा। तो ये आएगा तो यहाँ पर जाएगा कि यहाँ पर जाएगा। इसमें कई बार आपको दोहरा मैप देखने को मिल सकता है। कभी कभी कोई मैप ऐसा दिखेगा जिसमें जम्मू कश्मीर ये बताया जाएगा और लद्दाख इतना बताया जाएगा, कभी कभी लद्दाख वाला ये क्षेत्र मिलेगा और जम्मू कश्मीर ये मिलेगा। तो इसके लिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये समझना है कि अभी पीओके आना है तो आएगा तो देखा जाएगा कि इधर रखना है कि इधर रखना है, ठीक है ना। तो वो बात की बात है, जब आएगा तब देखेंगे। फिलहाल के लिए अभी जम्मू एंड कश्मीर ये है, और इस जम्मू कश्मीर और एरिया में अब इसी को स्टेटहुड दर्जा देने और इसी में चुनाव कराने की बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जम्मू कश्मीर में बिल्कुल चुनाव करवाओ और उसको स्टेटहुड का दर्जा दो। लेकिन तुषार मेहता साहब जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने कहा कि चुनाव तो ठीक है जल्दी करवा लेते हैं, स्टेटहुड का दर्जा जैसे ही पॉसिबल हो पाएगा जितनी जल्दी हम उतनी जल्दी देने का प्रयास करेंगे। सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? एडवोकेट होता है केंद्र सरकार का, एक प्रकार से कहो सुप्रीम कोर्ट वगैरह में मुकदमों की पैरवी करता है, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में क्या चीजें लाई गई 2019 में, क्या कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए जिससे पावर कम हो गई थी। इसमें कहा गया कि सरकार की सबसे बड़ी भूमिका, इसमें सबसे ज्यादा सरकार से ज्यादा भूमिका उपराज्यपाल की होगी। जम्मू कश्मीर में जो मुख्यमंत्री होगा उससे ज्यादा भूमिका उपराज्यपाल की वहां की होगी। पुलिस और कानून व्यवस्था को छोड़कर बाकी सभी मामलों में विधानसभा कानून ला सकती है। पुलिस और कानून व्यवस्था केंद्र के हाथों में होगी। अगर राज्य सरकार राज्य सूची में शामिल कोई विषय पर कानून बनाती है तो केंद्र वाले तो बना नहीं सकती, राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकारें बनाती हैं कानून। तो अगर राज्य सरकारें राज्य सूची पर कानून बनाती हैं तो बनाने से पहले इसमें यह ध्यान रखना होगा कि जिस पर हम कानून बना रहे हैं वो केंद्र सूची से मैच ना हो रहा हो, उससे मतलब कि अगर उस पर कानून अगर वो बना चुकी है केंद्र सरकार तो इनका वाला डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इनका डिफरेंट नहीं होना चाहिए और उससे केंद्रीय कानून पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कोई भी बिल या संशोधन विधानसभा में लाना है अगर तब भी राज्यपाल की उपराज्यपाल की परमिशन लेनी होगी। मतलब अगर बिल लाते हैं, ला करके पास करा लेते हैं, उसके बाद जाता है राज्यपाल के पास और वो जब अप्रूव करता है तब कानून बनता है। लेकिन यहाँ पर ये था कि अगर कोई बिल लाना भी चाह रहे हो ना, उसके लिए भी पहले सिग्नेचर लो, उसके बाद आओ बिल लाओ, उसके बाद चर्चा पर चर्चा हो, फिर वो फाइनल हो, फिर वो पास वगैरह हो, तब लागू करो। तो ये सब के लिए अब उपराज्यपाल की मंजूरी थी और अभी भी है। जम्मू कश्मीर में अभी कुल विधायकों की संख्या 10% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। जितने विधायक होंगे उनकी कुल संख्या के 10% ही मंत्री बनेंगे, ये बात है अभी भी। लेकिन जब मान लो स्टेटहुड का दर्जा मिल जाता है तब क्या होगा? तब स्टेटहुड का अगर दर्जा मिल गया मतलब जम्मू कश्मीर एक राज्य बन गया, यूनियन टेरिटरी से वो राज्य बन गया, जो कि बहुत जल्द हो सकता है सुनने में आ जाए आपको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे दिया है। अब तो वहां चुनाव वगैरह भी हो गए हैं, तो अब जल्द ही हो सकता है। बस इनको लक्षण ठीक दिखाने होंगे उमर अब्दुल्ला को, क्योंकि सीएम बने हैं। अगर इनके लक्षण खराब दिखे तो केंद्र के हाथ में अभी भी है सब, कि वो थोड़ा और डिले कर देगी। सारी शक्तियां राज्य सरकार के पास आ जाएंगी अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है तो। बार बार के लिए उपराज्यपाल के पास नहीं परमिशन लेनी होगी। जम्मू कश्मीर की विधानसभा हर मामले पर कानून बना सकेगी। किसी कानून को लागू करने के लिए राज्यपाल के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होगी। जैसे कई बार क्या हो गया है, होता है कि कानून तो पास हो गया लेकिन लागू नहीं हो रहा है। तो लागू नहीं हो रहा है, हर चीज में पास हो गया है, लागू सरकार करती है, लेकिन उपराज्यपाल में यहाँ पे यह है कि जब तक उपराज्यपाल की परमिशन नहीं होगी तब तक लागू नहीं कर सकते। लेकिन अब लागू कर सकेंगे अगर मान लो स्टेटहुड का दर्जा मिल गया तब, बिना परमिशन के। और इसके बाद 10% से बढ़ाकर 15% विधायकों को मंत्री बनाया जा सकेगा, मतलब मोर डिपार्टमेंट आ सकेंगे। तो ये अंतर आएगा स्टेटहुड का दर्जा मिलने के बाद, और इसकी घोषणा सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ही कर दी थी कि भाई चलो गो अहेड, है ना। फिलहाल आपको ये वीडियो और ये रिसर्च कैसी लगी आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। कहीं भी कोई भी डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आपको वहां पर समझाने की, नहीं तो अगली वीडियो में आपको और अच्छे से समझा दिया जाएगा।
अगर आप हमसे करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर में पूरा का पूरा 100% कवरेज दिया जाएगा। चाहे कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर तो इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और वो रोल मैं आपका पूरा करवाऊंगा। स्टैटिक जीके भी इसमें बोनस दिया जा रहा है, 30+ क्लासेस स्टैटिक जीके की भी रहेंगे। बाकी सभी की टॉपिक वाइज क्लासेस रहती हैं, 100% बाइलिंगुअल है। इसके अलावा डिटेल नोट्स, क्लास नोट्स, पीडीएफ सब मिलता है। 12 महीनों की आपको ई बुक भी फ्री में दी जा रही है। तो ये सब आपको मिल रहा है एमजेटी ऐप पर ह्यूज डिस्काउंट के साथ। आप लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ इसका एक्सेस कर पाओगे। ये बैच मिलेगा कहां? आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगा। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहीं पर वीडियो कोर्स सेक्शन में जाइए और उसके बाद मोस्ट पॉपुलर बैच में जाकर आप परचेज कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।